नमस्कार साथियों, वीडियो एग्ज़ाम के आखिरी शिफ्ट का पेपर एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो निराशा, निष्कासन, निष्फल, इन सब में नी न प्रयोग होकर नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि निगम में केवल और केवल नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं। दो वाक्य हैं, सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो जब भी को आता है, यहाँ पर भी सुरेश ने फल को खरीदा, कर्म को हमने पढ़ा है विभक्ति में, इस कर्ता ने कर्म को, तो यानी कि इसमें कर्म है, सकर्मक क्रिया इसको बोलेंगे। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित में किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। संप्रदान कारक संप्रदान के लिए होता है। तो मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, तो इसमें को है, कर्म कारक है। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, इसमें भी कर्म है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, तो यहाँ पर जो को है वो के लिए के अर्थ में प्रयोग हुआ है। जब भी किसी को कोई चीज़ मदद के रूप में दी जाए, दान के रूप में दी जाए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। चौथा प्रश्न है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। तो श्याम आता होगा यानी कि अभी निश्चित नहीं है, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। बेमिसाल, द्वंद्व समास। तो बेमिसाल तो ये एक तरह से अव्ययी भाव टाइप का हो जाएगा। दुरात्मा, द्विगु सही नहीं है। ये भी कर्महीन यानी कर्म से हीन, जो जिसके अंदर कोई कर्म न हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुरानन, ये भी अव्ययी भाव नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अबलौ नसानी अब न नसाए हूँ। यहाँ पर अब तक मैंने नाश किया है, अब आगे नहीं नाश करूँगा, ऐसा कुछ कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये शांत रस में आएगा। ये ईश्वर से भक्ति जब भी होती है तो वहाँ पर अधिकतर शांत रस ही होता है। मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो मृतिका यानी कि जिसको मिट्टी बोलते हैं, क्ले जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी अपभ्रंश है मृतिका का। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तार का वृंद खिले। तो इसमें घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों जगह, एक जगह बादल का है और एक जगह घटने से है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। यानी दो शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है, आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, कौन सा नहीं है। आगार मतलब होता है रहने का जगह, यानी घर भी हो जाएगा, भवन भी हो जाएगा, आवास भी हो जाएगा। घाम जिसको धूप बोलते हैं वो आगार का पर्यायवाची नहीं है। अगला है 10वां प्रश्न, 10वां से 14वां तक पैराग्राफ है, इसको हल करेंगे। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। तो अगर पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो ये हमारा उत्तर सबसे सटीक बैठेगा। विष वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है। तो विष का वमन करने वाला, विष मतलब विष उगलने वाला, जिसको तत्पुरुष समास बोलेंगे। अगला प्रश्न है, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। पातक मतलब होता है पाप करना, तो पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य। अगला है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। तो सबसे आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। ये सब आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा जब भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है 14वां प्रश्न, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। तो पैराग्राफ के हिसाब से दोष, दर्शन और एक दूसरे पर छींटा कसी से दोस्ती टूटने के कगार पर चली जाती है। अगला है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि कवयित्री की हैं। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तफ बेली फैली गई आनंद फल होई। तो इसको ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं, वैसे ये मीराबाई का है, लेकिन हम देखेंगे कि कबीरदास ऐसी कविताएं लिख नहीं सकते हैं। सुभद्रा और महादेवी तो आधुनिक काल की हैं, तो ऐसी भाषा का वो प्रयोग नहीं करेंगे, तो मीराबाई एक ऑप्शन बचता है, और जो पढ़ा होगा वो तो आराम से कर लेगा। अगला है 16वां प्रश्न, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और इस तरह की भाषाएं हैं, तो इसमें मालवी भाषा को उपभाषा नहीं माना जाता है। कई जगह इंटरनेट में मालवी को उपभाषा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 17वां है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, गुण, वृद्धि, दीर्घ, आयादि और यड़ संधि। हल कोई संधि नहीं होता है, हल स्वर संधि का एक भेद नहीं है। अगला है 18वां प्रश्न,
किस व्यंजन के उदाहरण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो ज, च और घ, ये तीनों तालु और जिह्वा के सम्मिलन से उत्पन्न होते हैं। श शब्द जिह्वा और वायु का जो अवरोध होता है उससे उत्पन्न होता है, न कि ये तालु से टकराता है कभी जिह्वा। अगला है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन, तुम्हारा, तुम्हारी शुभचिंतक ऐसा लिखा जाता है, ये भी सही है। अगला है सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, वहाँ पर नमस्ते, नमस्कार इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, भवदीय वगैरह लिखा जा सकता है। अगला है कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण रीतिकाल के कवि थे। अगला है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर देखा जाए बाकी परीक्षाओं की तो अंतिम जो शिफ्ट होता है वो आसान होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शिफ्ट आसान है। पहले वाले शिफ्ट में कुछ आसान प्रश्न थे, इसमें कुछ प्रश्न कठिन दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आसान है ओवरऑल देखा जाए तो। अगला है 22वां प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? तो घुमक्कड़ शास्त्र अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये सब राहुल संकृत्यायन की है। ये यात्रा वृत्तांत के एक उत्कृष्ट लेखक माने जाते हैं। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो आप लोगों में से अधिकतर लोग प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़े होंगे। ईदगाह सबसे फेमस कहानी है, परीक्षा है, बड़े भाई साहब मानसरोवर में देखने को मिल जाएगा। झूठा सच ये इनकी कहानी नहीं, शायद ये यशपाल जी की कहानी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह, तो ये इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, यानी कि अर्ध विराम। कॉमा को विराम बोलते हैं और इसको सेमी कॉलन यानी कि जिसको अर्ध विराम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 25वां प्रश्न, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो प्रशंसा का उल्टा होता है निंदा, सज्जन का दुर्जन, स्वकीय का परकीय, प्रलय का विलोम होता है सृजन, न कि ध्वंस। अगला है हे सार्थ हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े है, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये एक वीर रस का उदाहरण है, यानी अपनी वीरता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लेखक पात्र के माध्यम से वीरता प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो ये वीर रस का उदाहरण है, न कि भयानक रस का। अगला है 27वां प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पानी पानी एक ही बार आया है, लेकिन इसके कई अर्थ हैं, इज्जत हो गया या फिर पानी का जो सामान्य अर्थ है वो हो गया, तो इसमें श्लिष्ट है अर्थ, इसको श्लेष अलंकार बोलेंगे। अगला है दक्षिण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? दक्षिण मतलब होता है दायां, तो दायां का विलोम बायां, वाम। 29वां प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी बोलते हैं, छुटकारा दिलाने वाले को त्राता तो नहीं बोलते हैं, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आकाश में घूमने वाले को आकाश प्रत्यय, जिसे करना कठिन हो दुष्कर। अगला है 30वां प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी सही है? पर्याप्त गलत लिखा है, परीक्षण में बड़ी की मात्रा होगी, याज्ञवल्क्य मतांतर गलत है, याज्ञवल्क्य हाँ मुझे सही लग रहा है, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को साथ बोलते हैं याज्ञवल्क, ऐसे लिखा जाए। बाकी तीनों तो गलत है, याज्ञवल्क्य में पूरा ल रहता है या आधा ल, ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी तीनों गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 31वां प्रश्न, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रज्ञा और मनीषा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि होता है, मनीषा मतलब भी बुद्धि होता है, तो बुद्धि से मिलता जुलता है विवेक, मति और मेधा। विधाता बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, तो विधाता पर्यायवाची नहीं होगा। 32वां प्रश्न है नद्यागमन, नदी प्लस आगम, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? उपन्यास, तो अगर इसको और सामान्य बनाएंगे तो आजकल लेखक उपन्यास को लिख रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। अगला है 34वां प्रश्न, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो नाला को हम लोग सिंपल सा नाली बोलते हैं, छोटी अगर हो तो ये उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर मतलब अगर कहानी पता हो आपको तो अंगद जी एक बार जब रावण के सभा में पैर जमा लिए थे तो उसको कितने भी बलशाली लोग आए उसको हटा नहीं पाए, यानी कि एक जगह दृढ़ होना।
प्रतिज्ञा जिससे कभी डिगना नहीं, ये हो जाएगा। न कि यह मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला, तो इससे टांग से कोई मतलब नहीं है, प्रतिज्ञा से मतलब है, तो प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। और आप लोग भी अंगद के पैर की तरह से इतने जम जाइए कि सरकार आपको नौकरी देने पर मजबूर हो जाए, ऐसे आप लोग परीक्षाओं में करके आइए प्रश्न। अगला है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अनिल और अनल। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, तो ये सही है। अवलंब और अविलंब। अवलंब मतलब होता है सहारा, और अविलंब मतलब होता है जो मतलब बिना देरी किए। तो विलंब और अविलंब एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम है, न कि अर्थभेद है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारे लिए सही विकल्प हो जाएगा। तीसरा 37वां प्रश्न है, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो राखनहार में वैसे तो ये राखन में हार प्रत्यय जुड़ा है और ये कृदंत प्रत्यय कहा जाएगा इसको। अगला है 38वां प्रश्न, प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है? प्रद्युमन प्रद्युम्न इसको लिखते हैं, एसीपी प्रद्युम्न आपको याद आ रहे होंगे। प्रद्युम्न शब्द हमारा सही होता है, जैसे लिखा है वैसे। अगला है 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बालक छत में खेल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, छत पर होता है। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, तो श्वेता दौड़ती हुई मेरे पास आई, ऐसा सही हो सकता है। एक किताब कहानी की दीजिए, ये भी गलत है, एक कहानी की किताब दीजिए। आप क्या किताब पढ़ेंगे, ये भी गलत है। तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी गलत है और नीचे के दोनों विकल्प गलत हैं। बीच वाला और सही लिखा जा सकता था, लेकिन फिलहाल बाकी तीनों से तो अभी ठीक है। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये भी हो सकता है, और श्वेता दौड़ती हुई मेरे पास आई, ये भी हो सकता है। अगला है 40वां प्रश्न, साँच को आँच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ है। तो साँच को आँच नहीं मतलब सच्चे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं, ऐसा हमारा तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम अगर भोजपुरी में देखा जाए तो हम लोग को पता है चाम चमड़ी को बोलते हैं, तो इसका तत्सम होता है चर्म। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंध्या उसको बोलते हैं जिसकी कोई पुत्र संतान उत्पन्न न हो, तो इसको बोलते हैं बाँझ, इसका तद्भव हो जाएगा बाँझ। अगला है 43वां प्रश्न, गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी मतलब गरीबी, और गरीबी में का लाल होना मतलब गरीबी में भी अच्छे काम करना, तो निर्धन परिवार में गुड़ी व्यक्ति का जन्म लेना। अगला है 44वां प्रश्न, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये कौन सा वाक्य है? तो ये इसमें और शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो इसको संयुक्त वाक्य बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नर्मदा एक नदी का नाम है, अमावस्या और वक्त्री ये तीनों स्त्रीलिंग है, जोगी शब्द हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कमला, ज्योति, रोशनी, मतंग, कुंजर, कपीश्वर, ये भी अलग अलग है। कुटिल, दुर्जन और इंदिवर अलग हो जा रहा है। शशि, शशांक और सुधांशु ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कंगन, कचहरी, कुक्कुर और कछुआ। कछुआ का आप जानते होंगे कच्छप होता है, कचहरी विदेशज शब्द है, कंगन का शायद कंकड़ होता है, तो कुक्कुर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुक्कुर कुत्ते का तत्सम शब्द है। 48वां है, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश। अंकेक्षक मतलब होता है जो गणनाएँ वगैरह करता है, तो अंकों की गणना करने वाला, ये एक शब्द वाक्यांश हो जाएगा एक शब्द के लिए, अंकों की गणना करने वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? मिश्रित वाक्य मतलब एक वाक्य बोला जाए और उससे प्रभावित होकर दूसरी वाक्य यानी दूसरी क्रिया उससे प्रभावित हो। जैसे पहला है, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, यानी कि जब छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर है वाक्य, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रित वाक्य। अंतिम प्रश्न है हिंदी का, प्रसाद प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रसाद मतलब होता है किसी से कुछ पाना, यानी कृपा जिसको बोलते हैं, और प्रासाद मतलब होता है महल, अट्टालिका, जिसको महल अटारी बोलते हैं भोजपुरी में, तो प्रसाद का अर्थ होता है महल या अट्टालिका। तो 50वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हिंदी के 50 प्रश्न थे। उम्मीद है आप अधिक से अधिक सही करके आए होंगे। जैसा भी पेपर गया हो आप अगले परीक्षा की तैयारी कीजिए। वीडियो एग्ज़ाम की पूरी कहानी अब समाप्त हुई।